नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस आज का ये जो सेट है ये आपका 12 नंबर का है, यानी ये रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट नहीं लगाया है अभी तक तो उसको जाइए तुरंत रिवीजन कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, सारा वीडियो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप इसका पूरा बुक PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और पूरा बुक डिटेल के साथ डाउनलोड कीजिए और दोबारा रिवीजन करिए, ताकि आप सभी लोग का हर एक डाउट जो है वो डिटेल के साथ क्लियर हो पाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश कहाँ में हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा तक्षशिला में। देखिए, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है, जहाँ जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक देखा जाए तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और इसका देखा जाए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह के द्वारा ये बनवाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन चौथे का सी, 1664 ईस्वी में। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई आर्थर मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 में स्थापित किया गया था। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछा गया है तो आपका लुम्बिनी हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनका महापरिनिर्वाण देखा जाए यानी मृत्यु देखा जाए तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ये युद्ध हुआ था। रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के संगठन करता थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि कालीबंगन किस प्रदेश में अवस्थित है? कालीबंगन किस प्रदेश में अवस्थित है? तो आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, यानी कालीबंगन को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती थी, तो आप इसको एकदम याद रखिएगा। अगला है कि 1919 देखते हैं थोड़ा सा आंसर यहाँ पे। हाँ ठीक है, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग देखा जाए तो आपका अमृतसर में हुआ था। देखिए, रोलेट एक्ट जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सम्मेलन हो रहा था। वैशाखी पूर्णिमा के कारण भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी। मार्शल लॉ लागू होने के कारण जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार देखा जाए तो कम से कम यहाँ पे 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो देखिए, वहाँ पे कांड बहुत भयंकर हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूँगा, यह किसने कहा था? तो फाइनली देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था। तिलक को लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञातक हो जाएगा आप सभी लोग का। देखिए, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप ये दोनों पॉइंट भी याद रख सकते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1942 ईस्वी में।
देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा लुई 16वां। क्या हो जाएगा? लुई 16वां। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका पटियाला हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा अरुण शौरी। क्या हो जाएगा? अरुण शौरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका मनीला हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, एडीबी की स्थापना देखा जाए तो आपका 1966 ईस्वी में किया गया था। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, तो इतना तो आप याद रख सकते हैं। अगला है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आपका 8 मार्च हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 फरवरी को सभी को पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 18 मार्च देखा जाए तो आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो आपका लखनऊ हो जाएगा। देखिए, लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संकेताक्षरों TRP से अभिप्राय है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो आंसर आपका पर्यटन यानी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है किसमें, यानी कौन से सन में? तो याद रखिएगा 1991 हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए, 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया था। अगला है 22 नंबर, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा एगमार्क हो जाएगा। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया किसने? तो आंसर आपका सी हो जाएगा JB से, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बोरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा दोहरा विस्थापन, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि फिटकरी इसका एक उदाहरण है किसका? तो याद रखिएगा फिटकरी आपका द्विक लवण हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है साइटोकाइनिन। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, नोट करिएगा सभी लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा पोल, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान देखा जाए तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10 की पावर 24 kg, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अगर पृथ्वी का घनत्व देखा जाए तो आपका 5.52 ग्राम प्रति घनत्व सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है कि सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा पानी में, याद रखिएगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 6 और 7, याद रखिएगा। डैश एक क्षार धातु है, कौन सा क्षार धातु है? तो याद रखिएगा आपका सोडियम हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए, सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है।
लिथियम नाइट्राइड मतलब लिथियम नाइट्राइड का सूत्र बताना है सभी लोगों को। तो आंसर आपका सी हो जाएगा LiNO3, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक कर दिया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मृत्युदक। याद रखिएगा सभी लोग, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, शून्य बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, डैश तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो देखिएगा आंसर इसका डी हो जाएगा Ne। देखिए नियॉन का प्रतीक Ne होता है, नियॉन अक्रिय गैस है, इसको याद रखिएगा। डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका 36 का सी हो जाएगा, टंगस्टन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 37, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, यानी डैश से बंधे होते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 परमाणु मतलब बंधे होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, कहता है कि परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चलिएगा संक्रामक तत्व हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। लोहा एक संक्रामक धातु है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, डार्विन। क्या हो जाएगा? डार्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं यानी डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिमाण स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो आंसर आपका गर्भाशय हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए गर्भाशय की रचना देखा जाए तो एक नाशपाती के समान होता है। गर्भाशय सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अगला है डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो आंसर आपका एपिथीलियम हो जाएगा, एपिथीलियल। अगला है कि पल्स इसकी तरंग है। पल्स इसकी तरंग है तो कुछ समय तक, यानी आपका सी उत्तर हो जाएगा। मानव में सामान्य नाड़ी देखा जाए तो 72 प्रति मिनट होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है आपका दहन, याद रखिएगा सभी लोग। अच्छा अगले क्वेश्चन कहता है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातित करता है। तो करेक्ट आंसर आपका 44 का बी हो जाएगा, लंबाई का अनुपातित करता है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, एस यानी ASBI। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर में है। गिर यानी गुजरात होगा आपका, सी उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। गी से गी और ग से गुजरात। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, भूलेंगे नहीं कभी। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है कौन से महीने में? तो याद रखिएगा जनवरी महीने में होता है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, इसे उपसौरिक कहते हैं। रेडियो तरंगे के विक्षेपों के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी होता है? तो आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, आयन मंडल। देखिए आयन मंडल टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, रडार आदि के माध्यम होते हैं। संचार मंडल इसी आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या कहता है देखते हैं कि स्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बृहस्पति और मंगल, याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? तो देखिएगा उत्तर आपका
180 डिग्री हो जाएगा सभी लोगों का। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ट्रांसपोंडर। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोंडर, याद रखिएगा। अगला है कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए, क्योंकि आपका बिहार एसआई मेंस का एग्जाम कभी भी हो सकता है। कम से कम 40 दिन या फिर 30 दिन का टारगेट लेकर चलिए सभी लोग। तो आंसर आपका 52 का बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा देखा जाए तो 46.80% है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो याद रखिएगा सेलवास हो जाएगा सभी लोगों का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो आंसर आपका क्या होगा? तो बेंगुएला धारा हो जाएगा सभी लोगों का, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो याद रखिएगा उत्तर आपका सुएज नहर हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर बनकर तैयार कब हुआ था? तो 1869 में ये तैयार हुआ था। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अगला है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, 2.42% याद होना चाहिए सभी को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कावेरी यादी, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोज रखती है? तो ये तो आंसर आपको पता होना चाहिए, मटियार मिट्टी हो जाएगा। देखिए मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है, काली मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? तो आंसर आपका 59 का बी हो जाएगा, कंडक्शन। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ओजोन, क्लोरीन ऑक्साइड और क्लोरेमीन, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। चलिएगा आंसर करिएगा 61 का। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, पेट्रोल की। क्या हो जाएगा? पेट्रोल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, इसको भी देखते हैं कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो इस तरीके से आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। सोडियम धातु मुलायम होता है, आप ये इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा बहुत अच्छा चालक है? तो देखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, पारा। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट। याद रखिएगा। देखिए जल की कठोरता यदि जल को उबारने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्यों इस्तेमाल करती है? तो ये इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड का उपयोग किया जाता है। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म यानी एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए, तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म आपका बी हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये याद होना चाहिए सभी लोगों को। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और नाबार्ड ग्रामीण बैंक का नियंत्रण रखते हैं। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। तो यहाँ से आप इतना सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय, देखते हैं इसको, प्रसिद्ध भारतीय बैंक सीवी रमन इफेक्ट खोज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके पहले मैंने अभी बताया है तुरंत, तो याद रखिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 28 फरवरी। अभी मैंने बताया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? चलिएगा आंसर करिएगा, तो आपका गुजरात आंसर आएगा, यानी आपकी गुजरात भाषा में महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः लिखी थी। पुस्तक ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इन इकोनॉमी के लेखक कौन हैं? चलिएगा आंसर करिएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अरविंद सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम, यानी डी आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? नोट के बारे में सभी जानकारी होना चाहिए। सभी नोट जिसके पीछे चित्र बनाया गया है वो सब क्लियर रखिएगा सभी लोग। देखिए मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ आपको। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माउंट हैरियट हो जाएगा। देखिए आरबीआई द्वारा 20 रुपया का नोट पर हल्के पीले रंग के होते हुए, मतलब हल्के पीले रंग के होते हैं और इन पर पीछे की ओर एलोरा की गुफा अंकित है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 200 का नोट भी देख लीजिएगा कि जो 200 का नोट है उस पर सांची का स्तूप बनाया गया है और 2000 का जो नोट है उस पर मंगलयान बनाया गया है। तो इतना आप तो याद रख सकते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। करेक्ट आंसर आपका 74 का क्या होगा, बी हो जाएगा, मुंबई से चेन्नई। ये याद रखिएगा सभी लोग। NH2 देखते हैं, दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा मुंबई और आपका NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। कहता है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है किससे? तो ये परिभाषित किया गया है प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति से, याद रखिएगा सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, विशेष आहरण अधिकार यानी SDR किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। सभी को आंसर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, SDR को गोल्डन पेपर भी कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 पे, निम्न तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। अगला है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तरीय में होते हैं? तो आंसर आपका 78 का बी हो जाएगा, आयन मंडल, याद रखिएगा सभी लोग, आयन मंडल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 79, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी रैटक्लिफ रेखा। क्या हो जाएगा, रैटक्लिफ रेखा। देखिए मैकमोहन रेखा 1919 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। पटना का स्थानीय समय बताना है आप सभी लोग को। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, भारतीय मानक समय से आगे है, याद रखिएगा सभी लोग। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है,
और हाँ, तैयारी बेस्ट से बेस्ट कीजिए। समय अब आ गया है कि आपका एग्ज़ाम कभी भी लिया जा सकता है। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए, ताकि आप सभी लोग का कभी भी एग्ज़ाम हो तो 80+ आने का संभावना हमेशा बना रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।